ओके बड़ी साथ में देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड 3 को। और इससे पहले के एपिसोड देखने के लिए तुम आई बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि सन जिंग वो मर चुका था, बट इसी के साथ हमें एक स्क्रीन भी दिखाई जाती है एंड इस एपिसोड की शुरुआत भी उसी स्क्रीन से ही होती है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। सन जिंग वो जो कि लास्ट एपिसोड में मर चुका था, प्रेजेंट में वो एक हॉस्पिटल के बेड के ऊपर है। यहाँ पर चौक के उठने के बाद संग सबसे पहले अपने हाथ और पैर को देखता है जो कि बिल्कुल सही हालत में है। और ये चीज देखने के बाद यहाँ पर जिनवू को भी समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। जिनवू को ये सारी चीजें सपना लग रही थी। लेकिन तभी उस रूम के अंदर दो आदमी आते हैं, जिनमें से एक आदमी का नाम है इनुकाय। इनुकाय जिनवू को ये बताता है कि वो एक मैनेजर है अंडर एसोसिएशन मॉनिटरिंग डिवीजन का। यहाँ पर जो दूसरा आदमी है उसका नाम है शुन। इनुकाय और शुन जिनवू को बताते हैं कि वो 3 दिन से बेहोश था। ये सुनने के बाद जिनवू थोड़ा सरप्राइज होता है और वो मिस्टर सॉन्ग और जूही के बारे में पूछता है। इनुकाय इस पर कहता है कि वो दोनों भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग ने अपना एक हाथ खो दिया है और हो सकता है कि अब वो रिटायर भी हो जाए। और जूही की मानसिक हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए उसकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रही है और हो सकता है कि शायद वो हंटर का काम भी छोड़ दे। इसके बाद इनुकाय ये भी बताता है कि उस टेंपल से खाली 6 लोग ही बाहर निकल पाए थे। हंटर्स की जॉब हमेशा खतरे में तो रहती है, लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत रेयरली देखी जाती हैं। अब इस हादसे के बारे में जैसे ही इनुकाय को पता लगा था, वो व्हाइट टाइगर गिल्ड मेंबर्स के साथ वहां पर जाता है। लेकिन वहां पहुंचते ही बस उन्हें जिनवू ही दिखता है। वो ये भी कहता है कि उन सबको ना ही वहां पर कोई टेंपल मिला और ना ही कोई स्टैचूज। ये सुनने के बाद जिनवू कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर इनुकाय कहता है कि अगर उन्हें वहां पर कोई भी डेड बॉडीज नहीं मिलती तब वो इस बात को झूठ मान सकता था। ये बोलते ही वो खड़ा होता है और जिनवू से एक सवाल पूछता है। इनुकाय कहता है, जिनवू क्या तुमने रीअवेकनिंग एक्सपीरियंस करी है? इनुकाय की ये बात सुनकर जिनवू को कुछ समझ नहीं आता। जिनवू यहाँ पर ये सोचता है कि हंटर्स की एबिलिटी कभी भी उनके लाइफ में चेंज नहीं होती है, लेकिन तब भी कुछ ऐसे हंटर्स होते हैं जो कि सेकंड अवेकनिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और ऐसा करके वो एस रैंक या ए रैंक के हंटर्स भी बन सकते हैं। इसके बाद इनुकाय जिनवू के सामने एक मैजिक पावर डिटेक्टर लाके रख देता है और जिनवू को उसके ऊपर हाथ रखने के लिए कहता है। इनुकाय को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जिनवू की सेकंड अवेकनिंग हुई है, इसलिए वो जिंदा बच पाया। लेकिन यहाँ पर जिनवू जैसे ही उस मैजिक पावर डिटेक्टर के ऊपर हाथ रखता है, उसका स्कोर आता है 10। जिनवू यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो गए। इनुकाय से पूछता है अगर उसकी सेकंड अवेकनिंग हुई है तो अब उसकी रैंक क्या है। अब यहाँ पर जिनवू का स्कोर बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए इनुकाय उसे कुछ भी नहीं बताता और उससे माफी मांगकर बाहर चल जाता है। बाहर जाकर शुन इनुकाय से बात करते हुए कहता है, एक ई रैंक के हंटर का भी स्कोर 70 रहता है। ये लड़का एक ऑर्डिनरी इंसान है। कमरे के अंदर बैठा हुआ जिनवू ये सोच रहा है, आखिर ये लोग क्या करना आए थे इधर? इन लोगों ने बस मुझे फालतू में एक्साइटेड कर दिया। बट अभी भी यहाँ पर जिनवू को वही स्क्रीन दिख रही है और जिनवू ये सोच रहा है कि क्या उन लोगों को ये स्क्रीन दिखाई नहीं दी। लेकिन इसी के साथ साथ जिनवू को डंजन वाली बातें भी याद आने लगती है। बट तभी यहाँ पर जिनवू की बहन जिना वहाँ पर आती है और आने के साथ ही वो जिनवू के ऊपर चिल्लाने लगती है। जिना उससे ये कहती है कि तुम ही हमेशा क्यों मार खा के आते हो। लेकिन ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद जिनवू स्माइल करता है। इसके बाद वो जिना से कहता है, क्या तुम्हें ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? जिना उससे कहती है कि कौन सी स्क्रीन की बात कर रहे हो तुम? जिनवू अब यहाँ पर जिना से ये पूछता है कि किसी गेम के अंदर अनरीड मैसेजेस को रीड कैसे करे। जिना इस पर सोचती है कि उसका भाई कैसी बातें कर रहा है, लेकिन तब भी वो जिनवू को ये बताती है कि अनरीड मैसेजेस को पढ़ने के लिए बस सिंपली मैसेज बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दो। और ये कहने के बाद जिना उस रूम से बाहर चली जाती है। उस रूम के बाद जिना की फ्रेंड सॉन्गी उसका वेट कर रही थी। रूम में बैठा हुआ जिनवू गेम के सारे नोटिफिकेशंस को पढ़ रहा होता है। जैसे कि ये जो सिस्टम है वो प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है और अगर प्लेयर सिस्टम के रूल्स को फॉलो नहीं करता तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है, लेकिन अगर वो रूल्स को फॉलो करता है तो उसको रिवॉर्ड से मिलेंगे। जिनवू यहाँ पर ये सारी की सारी बातें पढ़ता है, लेकिन उसको एक भी चीज समझ नहीं आती। लेकिन फिर भी यहाँ पर जिनवू एक डेली क्वेस्ट को कंफर्म कर देता है। यहाँ पर वो देखता है कि इस क्वेस्ट के अंदर उसको 100 सिटअप्स मारने हैं, 100 पुशअप मारने हैं, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर भागना है। अगर वो इस टास्क को कंप्लीट करने में फेल हो जाता है तो उसके ऊपर एक पेनल्टी लगेगी। लेकिन यहाँ पर जिनवू हॉस्पिटलाइज्ड है और वो सोचता है कि ये सब कुछ एक मजाक है और उसको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगले सीन में इनुकाय को दिखाया जाता है जो प्रेसिडेंट से फोन पर बात करते हुए कहता है उस लड़के की कोई भी रीअवेकनिंग नहीं हुई है। इस पर प्रेसिडेंट कहता है, अच्छा ऐसी बात है, वैसे हम लकी हैं कि इस बार कोई डंजन ब्रेक नहीं हुआ था, लेकिन डंजन में हुआ इंसिडेंट अभी भी एक मिस्ट्री है। इसके बाद प्रेसिडेंट इनुकाय को इस केस को स्पेशल फाइल के अंदर डालने के लिए कह देता है। अगला सीन होता है गिल्ड मास्टर चोय के ऑफिस का, जहाँ पर वो चा को एक बी रैंक के मिशन पर एज अ इंस्ट्रक्टर भेजना चाहते हैं। जिस पर चा कहती है, ऐसा क्यों? चोय बताता है कि ये मिशन हमें ज्वाइन करने वाले लोगों के लिए एक टेस्ट मिशन होने वाला है। इस पर चा कहती है कि उसको
उसको एज अ इंस्ट्रक्टर खुद के ऊपर डाउट है। इस पर चॉय उसे कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना, जैसे तुम नॉर्मली फाइट करती हो बस वही करना है, जिससे कि बाकी लोग तुम्हें एज अ एग्जाम्पल देख पाए। मिस्टर चॉय ये बताता है कि हंटर गिल्ड पूरे कंट्री के टॉप 5 गिल्ड में से एक है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे चॉय की गिल्ड की औकात कुछ भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर चॉय चाहता है कि उसके हंटर ज्यादा से ज्यादा कामयाब हो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रोड के बीचों बीच एक डंजन का गेट खुलता है जो कि बिल्कुल नया होता है। इस गेट को देखकर सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि ये हंटर्स कब आएंगे। तभी हमें यहाँ पर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिनवू अपने बेड के ऊपर आराम से सो रहा है और यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें ये लिखा होता है कि उसका डेली क्वेस्ट फेल हो चुका है। इसके बाद एक अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से जिनवू अपने बेड से गिर जाता है और जैसे वो गिरता है वो देखता है कि वो एक डेजर्ट में है और ये चीज देखने के बाद वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। जिनवू को ये सारी चीजें एक सपना लग रही थी, लेकिन तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। ये मॉन्स्टर एक जायंट डेजर्ट सेंटीपीड है जिससे जिनवू को 4 घंटे तक सर्वाइव करना है और यही चीज है जिनवू की पहली पेनल्टी। और ये चीज देखते ही जिनवू की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद अगले सीन में जब जिनवू की नर्सेज आके उसको देखती हैं तब जिनवू अपने बेड के ऊपर नहीं होता है। दूसरी तरफ डेजर्ट के अंदर जिनवू सेंटीपीड से बच के भाग रहा होता है। वैसे बट यहाँ पर कोई एक सेंटीपीड नहीं है, जिनवू को यहाँ पर बहुत सारे सेंटीपीड दिखते हैं। जिनवू भागते भागते बस यहाँ पर ये सोच रहा है कि ये सेंटीपीड इतने सारे कैसे हो सकते हैं। इसी के साथ हमें ये भी दिखाया जाता है कि जिनवू 2 घंटे तक सर्वाइव कर चुका है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो नर्सेस होती हैं वो पूरे हॉस्पिटल के अंदर जिनवू को सर्च करती हैं, लेकिन उनको जिनवू कहीं भी नहीं मिलता। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है जिनवू की तरफ। यहाँ पर जिनवू को बस 10 सेकंड तक और सर्वाइव करना है, जिसके बाद उसका ये सर्वाइवल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही सेंटीपीड आधे सेकंड में जिनवू के ऊपर अटैक करने वाला होता है उसका टाइम पूरा हो जाता है और जिनवू फिर से अपने हॉस्पिटल रूम के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। इसके बाद उस स्क्रीन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें ये लिखा होता है कि पेनल्टी क्वेस्ट पूरा हो चुका है, बट इसी के साथ साथ उसको रिवॉर्ड एक्सेप्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है। लेकिन जिनवू यहाँ पर इतना थक चुका है कि वो पहले ही बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन होता है सुबह का। यहाँ पर वो अपनी बहन से फोन पर बात कर रहा होता है। जिनवू जिना को अपना हालचाल दे रहा होता है और बात पूरी होने पर वो रूम से निकल जाता है। अगला सीन होता है जूही का, जहाँ पर उसे एक मिशन के लिए बुलाया जा रहा है। जूही को बताया जाता है कि हैबजोंग नाम की एक जगह में एक डी रैंक का गेट ओपन हो चुका है और बाकी के जो गिल्ड्स है वो थोड़े बिजी हैं, इसीलिए अब उन्हें जूही की जरूरत है। बट जूही यहाँ पर माफी मांगते हुए मना कर देती है। बट कॉल पर बात कर रहा आदमी उसको तभी बताता है जिनवू को होश आ चुका है। ये सुनकर जूही खुश हो जाती है और वो अगले सीन में जिनवू से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है। लेकिन जूही देखती है कि जिनवू नीचे ग्राउंड में रनिंग कर रहा है और जूही के बगल में 2 नर्सेस खड़ी है जो ये बात कर रही हैं कि जो हंटर्स होते हैं वो नॉर्मल पीपल के मुकाबले ज्यादा जल्दी हील होते हैं, लेकिन फिर भी जिनवू बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है खुद को शेप में लाने के लिए। उन नर्सेस की बात सुनकर जूही वहां से चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखता है कि जिनवू के सारे टास्क पूरे हो चुके हैं जो उसने पहले मिस कर दिए थे एंड यहाँ पर जिनवू को ये भरोसा हो चुका है कि जो स्क्रीन उसको दिख रही है वो जिनवू की इमेजिनेशन नहीं बल्कि रियल है। जिनवू यहाँ पर ये बताता है कि जब भी वो किसी क्वेस्ट को पूरा करता है तब उसको 3 टाइप के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। पहला रिवॉर्ड है फुल रिकवरी, जिससे उसकी एक्सरसाइज से थकी हुई पूरी बॉडी हील हो जाती है। दूसरा रिवॉर्ड है पॉइंट और वो इन पॉइंट्स का यूज करके किसी भी एबिलिटी को बढ़ा सकता है, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, एजिलिटी हो, स्पीड हो या कुछ भी हो। यहाँ पर जिनवू जैसी इन एबिलिटीज को अपग्रेड करता रहेगा वैसे वैसे वो और भी ज्यादा पावरफुल बनता रहेगा। जिनवू बैठे बैठे यहाँ पर यही सोच रहा है कि इन सब चीजों के आने के बाद उसकी जिंदगी पूरी चेंज हो चुकी है। जिनवू अकेले बैठ के ये सारे वकैती करता है, इसलिए आसपास के लोग उसको पागल समझते हैं। अगला सीन होता है उसके रूम का। जिनवू यहाँ पर ये बताता है कि जो उसका फाइनल रिवॉर्ड है वो है रैंडम लूट बॉक्स। जैसे ही वो अपना पहला लूट बॉक्स खोलता है उसको एक चाबी मिलती है और इसकी की हेल्प से वो किसी भी डंजन के अंदर टेलीपोर्ट कर सकता है। अगले सीन में एक न्यूज रिपोर्ट चल रही होती है जिसमें ये बताया जाता है कि अलग अलग जगहों पे बहुत सारे गेट्स ओपन हो रहे हैं। इसके बाद अगले सीन में जिनवू अपनी मॉम के सामने बैठा हुआ है और इसके बाद हमें यहाँ पर 4 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जिनवू की मॉम एक दिन अचानक से ही बेहोश हो जाती है। डॉक्टर जिनवू को ये बताते हैं कि उसकी मॉम को इटर्नल स्लीप डिजीज, जिसे फायर रेस्ट भी कहते हैं, वो बीमारी हो रखी है और ये बीमारी तब से लोगों के अंदर पाई जा रही है जब से गेट ओपन होना शुरू हुए हैं। लेकिन ये बीमारी 10,000 में से किसी एक आदमी को ही होती है और ऐसे भी एक थ्योरी है कि ये बीमारी इंसान को तब भी हो सकती है जब किसी इंसान के अंदर मानव एक्सपोजर ज्यादा हो जाए। लेकिन अब यहाँ पर जिनवू की मॉम को खाली लाइफ सपोर्ट के ऊपर ही रखा जा सकता है। जिनवू अपनी मॉम के लिए सबसे पहले लेबर का काम करता है, लेकिन उसके बाद वो हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन करने की सोचता है एंड वो हंटर एसोसिएशन ज्वाइन कर भी लेता है। ये सारी की सारी बातें वो जिना को बताता है, जिस पर जिना कहती है कि ये काम तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, बट जिनवू कहता है कि चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। जिनवू को यहाँ पर वो फ्लैशबैक याद आता है जब वो मिशन पर बहुत ज्यादा यूजलेस हुआ करता था, इसीलिए प्रेजेंट में जिनवू अपने पॉइंट्स को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं। अगला सीन होता है हैबजोंग स्टेशन का, जहाँ पर जिनवू अपने टूल्स को लेकर डंजन के अंदर जाने के लिए रेडी है। जिनवू यहाँ पर उसी चाबी का यूज करते हुए एक गेट को ओपन करता है और यहाँ पर उसके स्क्रीन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है जिस पर ये लिखा हुआ होता है कि वो एक इंस्टेंस डंजन के अंदर एंटर कर चुका है। इसके बाद वो
वो गेट भी बंद हो जाता है जहाँ से जिनवू ने एंट्री ली थी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है। जिनवू के बगल में से एक लड़की नॉर्मली पास करती है। जिनवू यहाँ पर ये बात समझ जाता है कि उसके आसपास एक डायमेंशन बन चुका है। जिनवू अब यहाँ से बाहर निकलने की सोचता है, लेकिन तभी उसको एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें ये लिखा हुआ है कि वो डंजन को एग्जिट नहीं कर सकता। अगर उसे बाहर निकलना है तो उसको टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करना होगा या फिर डंजन बॉस को हराना होगा। जिनवू सोचता है कि ये काम उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन तब भी वो यहाँ पर उस डंजन के अंदर घुस जाता है। अंदर आते ही जिनवू को कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो होने लगता है और उसके सामने अचानक ही 3 गॉब्लिन आ जाते हैं। वो तीनों गॉब्लिन जिनवू के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन जिनवू उनके हर अटैक को डॉज कर पा रहे हैं। यहाँ पर एक गॉब्लिन जिनवू को लगभग हिट करने वाला होता है, लेकिन जिनवू भी यहाँ पर मौका देखकर सबसे पहले उसके ऊपर अटैक करता है और इसी के साथ वो उस गॉब्लिन को मार भी देता है। इसके बाद वो बाकी बचे हुए 2 गॉब्लिन्स को ही मार देता है। एंड अब यहाँ पर जिनवू को ये बात रियलाइज होती है कि वो एक्चुअली में थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग तो हो चुका है, लेकिन तभी जिनवू के पीछे से एक वुल्फ टाइप का मॉन्स्टर आ जाता है। वो मॉन्स्टर जिनवू के ऊपर ऐसा अटैक करता है जिससे जिनवू की तलवार टूट जाती है। यहाँ पे ये वुल्फ गॉब्लिन से ज्यादा पावरफुल होता है। वो वुल्फ जिनवू के ऊपर बहुत ज्यादा फास्ट अटैक करता है। उस वुल्फ को देखकर जिनवू के पैर भी नहीं हिल पा रहे और जिनवू सोचता है कि क्या उसको डर लग रहा है। सो बडीज यहाँ पर इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। और तुम्हें यार वीडियो कैसी लगी तुम मुझे ये कमेंट बताना, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो उसको फटाफट से लाइक कर दो और फटाफट से अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।